नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे भारत की। जिस तरह से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा से भारत को तोड़ने और भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में सबसे आगे रहा है और भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर कड़ा जवाब भी दिया है। पर मेरा यह मानना है कि हम हर बार पाकिस्तान को ऐसे क्यों छोड़ देते हैं ताकि वो फिर से दोबारा भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने से डरता है या भारत इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि कोई भी उसे पिंच कर जाए। हम पाकिस्तान का ऐसा कोई इलाज क्यों नहीं कर सकते ताकि वह दोबारा भारत के खिलाफ ऐसी कोई भी कार्रवाई ना कर सके, जैसे कि 1971 में हमने अमेरिका और यूके जैसी बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो भारत का बहुत ही बड़ा कड़ा कदम था। वैसे जितना मैंने पाकिस्तान को जाना है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक देश कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान कोई देश नहीं बल्कि वो अमेरिका और चाइना जैसे देशों का सिर्फ एक एसेट है। जैसे कि एक खाली पड़ी बंदूक जिसमें कोई भी आकर अपनी गोली भरकर किसी के खिलाफ ही चला सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान वो एक खाली बंदूक है और पाकिस्तान को जानबूझकर वहाँ की आर्मी के हवाले छोड़ रखा है, क्योंकि ये मुल्क कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तान की कोई ऐसी सरकार बने जो इनके नक्शे कदमों या इनकी कठपुतली बनकर ना रहना चाहे। आपने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट भी पढ़े होंगे या देखे होंगे या सुने होंगे, और भारत के पॉलिटिशियंस के भी स्टेटमेंट सुने होंगे। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कभी कभी ऐसे ऊट-पटांग से स्टेटमेंट देते हैं जिन्हें सुनकर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बंदा भी हंसने लगी। क्या आपको पता है कि वो ऐसे स्टेटमेंट क्यों देते हैं और किसके कहने पर देते हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो ये स्टेटमेंट दें जिससे कि पूरी दुनिया में उनका मजाक बने? मेरा मानना है कि यहाँ उनके पीछे हमेशा पाकिस्तानी आर्मी होती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि उनकी पाकिस्तान या दुनिया में कोई वैल्यू नहीं, और असली करता धरता पाकिस्तान की आर्मी है। और कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को सपोर्ट ना कर सके ताकि वे कल को पाकिस्तान में आर्मी के ख़िलाफ़ इन्वेड कर जाएं। और पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ की आवाम को लाहौरी चूरन देकर उन्हें जिहाद वाली ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, ताकि उनका ध्यान कभी भी ऐसी चीज़ों की तरफ न जाए ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ खड़े हो सके। मेरा यहाँ मानना ये है, वैसे तो ये बहुत ही बेहुदा बात होगी, पर पाकिस्तान के हालात देखकर ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि पाकिस्तान में जब भी कोई नया पॉलिटिशियन खड़ा होता है तो पाकिस्तान के द्वारा उनके सामने 2 प्लेटें रखी जाती हैं। एक प्लेट में नोटों की गट्टी और दूसरे में गोली, और उन्हें यह बोला जाता है कि तुम्हें नोटों की गट्टी खानी है या गोली। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी बंदा नोटों की गट्टी ही खाना समझदारी दिखाएगा। ऐसा करने से उन्हें यह समझाया जाता है कि इस देश का असली मालिक या इस एसेट का असली मालिक पाकिस्तानी आर्मी है, ना कि तुम। और फ्यूचर में पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाया तो तुम्हें गोली खानी पड़ेगी। और देखने में आया भी है, जब भी कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहा है और विदेशी ताकतों को ये लगा कि पाकिस्तान अब उनके हाथ से निकलने वाला है, तो उस पॉलिटिशियन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो या कोई और। या हाल ही में इमरान खान के हालातों को देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कभी भी ज़िंदा जेल से बाहर वापस आएगा। कैसे पाकिस्तानी आवाम और दुनिया को दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या वहाँ के कोई और लीडर कैसे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को चुनते हैं, और पूरे मीडिया में पूरे ज़ोर शोर से इस बात पर जोर दिया जाता है, पर असल में पीठ पीछे कुछ और ही मजाक चल रहा है। असल में वहाँ की पॉलिटिक्स ये तय नहीं करती पाकिस्तानी आर्मी में कौन रहेगा कौन नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ये तय करती है कि अब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जहाँ पॉलिटिक्स के किसी भी तबके का भार कौन संभालेगा। ये तय करना पाकिस्तानी आर्मी का हक है।
ना कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। असल में हम हमेशा से ये सुनते और देखते आए हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किस तरह से विद्रोह की आग लगा रहा है। पर पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि यही आग पंजाब में भी लगाने की कोशिश कर चुका है और कर रहा है। और ये दर्द भारत आज़ादी के बाद से लगभग 78 से 79 सालों से झेल रहा है। क्या हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि बलूचिस्तान मुहिम को बढ़ावा देना या बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ज़्यादा खड़ा करना, और दूसरी ओर पाकिस्तान पंजाब को भारतीय पंजाब में शामिल करना। क्योंकि हम सबको पता है कि सिखिज़म की असली शुरुआत पाकिस्तानी पंजाब से ही हुई थी और सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि और ननकाना साहिब पाकिस्तान के लाहौर में ही तो है। तो क्या वो भारत का हक नहीं हुआ? विदेशों में खालिस्तानी पे झंडे फाड़ने या उनके खिलाफ जय हिंद या भारत माता की जय नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर हमें भारत के सिखों को ये बात समझानी होगी, उनकी असल में शुरुआत पाकिस्तानी पंजाब से ही हुई थी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कब्जा के बैठी है। क्योंकि हम मैप में भी देखें तो भारत से ज़्यादा पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है, और सिखों को करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब जाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की परमिशन की क्या ज़रूरत। यानी सिखों को उनकी ही भूमि पर पैर रखने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की इजाज़त लेनी पड़ती है। यहाँ पर भारत को पाकिस्तानी पंजाब के ख़िलाफ़ मुहिम को ट्रिगर करना होगा। खालिस्तानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिखों से के इतिहास की असली सच्चाई को छुपा के रखा गया है। और जब भी पाकिस्तान ऐसा बोले कि हम जम्मू एंड कश्मीर के मसले पर बात करना चाहते हैं, तो उन्हें ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि जम्मू कश्मीर नहीं, आओ लाहौर पर बात करते हैं। पता नहीं क्यों भारत ऐसे कदम उठाने से हमेशा पीछे हटता रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से जस्ट आगे ईरान की ही बात कर लीजिए। चाहे हम ईरान से कितने भी मतभेद क्यों ना रखते हों, हमें पता है किस तरह है वो हमास के ज़रिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर के मामले में, या दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी कश्मीर में विद्रोह की आग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा ईरान का भी रहा है। पर फिर भी हमें यहाँ ये बात कहनी होगी कि ईरान ने हाल ही के दिनों में जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और वेस्ट के खिलाफ जो कदम उठाया है, और जिस तरह डटकर हर एक मसले को, हर एक सिचुएशन को झेला है, यहाँ भारत को सीख लेने की ज़रूरत है। अंदर खाते चाहे जो भी इजराइल और अमेरिका से ईरान की डील हुई हो, वो किसी को नहीं पता, बट ईरान एंड तक इजराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा और झुका नहीं। और इतिहास गवाह रहा है, टिकता वही है जो झुकता नहीं। और इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि ये ताकत और पैसा कभी एक के पास नहीं टिकते। जैसे कि आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वैसे ही अमेरिका से पहले ब्रिटिशर का रूल था, और उससे पहले आप मुग़ल एम्पायर को देख लीजिए या ग्रीक एम्पायर को। ये ताकत हमेशा मजबूत कंधों को ही देखती है जो इसके भार को झेल सकें। तो अगर भारत को एक विश्व शक्ति बनना है, जो कि वो आज से हज़ारों साल पहले था, तो उसे अपने कंधे मजबूत करने होंगे और कड़े फैसले लेना सीखना होगा। क्योंकि हमेशा झुककर और दूसरों का फ़ायदा नुकसान देखकर कभी भी खुद को मजबूत नहीं किया जा सकता। अगर खुद को मजबूत करना है तो हमें मजबूत फ़ैसले लेने होंगे। यहाँ पर ईरान और इजराइल का एग्ज़ाम्पल दिया जा सकता है, क्योंकि जंग के माहौल में भी ये दोनों देशों के लोग मजबूती के साथ अपने सिस्टम के साथ खड़े थे, क्योंकि वहाँ के सिस्टम ने अपने लोगों के अंदर आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को इतना मजबूत करके रखा था कि वो लोग हर फैसले में अपने देश के साथ थे। वही भावना भारत को आज अपने देशवासियों में जगाने की ज़रूरत है, ना कि
पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर को बैन करके फिर अनबैन करना और पहले वाटर ट्रीटी को ऑप्शंस में डालकर फिर ट्रीटी को लागू करना। ऐसे फैसलों से देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उनके अंदर आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना कमज़ोर होती है। और हमें पाकिस्तान जैसी खाली बंदूक से डरने की ज़रूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत।